हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो आपका निवेश फलन है वो क्या होता है और वो कितने टाइप्स का होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश प्रेरणा के निर्धारक तत्व। उससे पहले हमें पता होना चाहिए भाई जो आपकी इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट क्या होती है, निवेश प्रेरणा क्या होती है। निवेश प्रेरणा से जो हमारा अभिप्राय यही है कि भाई निवेश में वृद्धि करने की प्रेरणा, यानी कि किसी भी प्रकार से जब हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की जो मोटिवेशन होती है या जो प्रेरणा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, निवेश प्रेरणा कहते हैं, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जिस प्रकार से जो अभी आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो भी उद्यमी होते हैं या जो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके अंदर किसी भी कारण से या किसी भी प्रकार से जो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की जो मोटिवेशन आती है उसी मोटिवेशन को हम क्या कहते हैं, निवेश प्रेरणा कह सकते हैं। तो निवेश प्रेरणा से हमें यह पता चलता है कि कोई भी जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्टमेंट को लाइक करेगा या नहीं करेगा, यानी कि उसको पसंद करेगा या नहीं करेगा। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो भी आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं वो उनका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो मेन मोटिव होता है या जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना होता है। तो वो प्रॉफिट के लिए ही वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक जो आपका इन्वेस्टर या जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है वो इन्वेस्टमेंट या तो अपनी बचत से करता है, यानी कि जो उसकी सेविंग होती है, या तो उसके साथ वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर वो दूसरों से क्या उधार लेकर भी वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यदि वो अपनी सेविंग में से इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको रिस्क के साथ साथ जो उस सेविंग से उसको ब्याज मिल सकता था, यानी कि इंटरेस्ट मिल सकता था, उसका भी सेक्रीफाई करना पड़ता है, यानी कि त्याग करना पड़ता है। रिस्क तो उसको उठाना ही पड़ता है, अपनी जो भी उसके पास जो सेविंग है उसका रिस्क भी उठाना पड़ता है, और उसके साथ साथ उसको क्या करना पड़ता है, मैं जो उस पूंजी को जो भी उसके पास सेविंग थी उसको वो ब्याज पर देकर क्या है, वो ब्याज कमा सकता था, लेकिन उसका भी उसको क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और इसी प्रकार से अगर वो दूसरे लोगों से उधार लेकर अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें भी उसको क्या है, रिस्क तो उठाना पड़ता है, रिस्क बेरिंग तो उसकी होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करता है, उसको इंटरेस्ट की भी पेमेंट क्या है, दूसरे व्यक्तियों को करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आपका कोई भी जो एक इन्वेस्टमेंट करता है या जो भी आपका इन्वेस्टर है तभी निवेश करेगा जब निवेश से प्राप्त अनुमानित आय, यानी कि वो तभी निवेश करेगा जब निवेश से प्राप्त जो आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड होती है, यानी कि अनुमानित आय होती है, वो ब्याज की दर से अधिक होगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब आपकी निवेश से जो मिलने वाली जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड होती है, अनुमानित आय होती है, वो अगर ब्याज की दर से ज़्यादा होगी तो वो तभी क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो केंज ने निवेश प्राप्त से अनुमानित आय, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करने से जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड होती है या जो अनुमानित आय होती है, केंज ने उसको पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहा है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहा है। निवेश की प्रेरणा पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर के अंतर पर निर्भर करती है, यानी कि जो आपकी इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश की प्रेरणा है वो ब्याज की दर और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन दोनों के अंतर पर निर्भर करती है, इन दोनों के डिफरेंस पर वो क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये अंतर जितना अधिक होगा, जब पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, ब्याज की दर से जितनी अधिक होगी तो निवेश की जो प्रेरणा है वो उतनी ही अधिक होगी। और इसके अपोजिट में करके देखें तो जितनी जो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, अगर जितनी ब्याज की दर से कम होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट से जितनी कम होगी, उतनी ही जो इन्वेस्टमेंट की जो इंड्यूसमेंट है वो क्या होगी, लो होगी। तो इस प्रकार के तो आगे इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो आपकी प्रेरणा के जो इन्वेस्टमेंट जो इंड्यूसमेंट है उसके जो टू निर्धारक तत्व है, यानी कि जो टू उसके डिटर्मिनेंट फैक्टर है। एक तो उसका होता है पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और एक होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। अब इनका अलग अलग देखेंगे, वह जो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो क्या होती है और आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब वही है भाई जो भी कैपिटल की एक
एडिशनल यूनिट का यूज करने के बाद जो भी प्रॉफिट में जो प्रॉफिट मिलने की जो भी संभावना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। यानी कि पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से अगर कोई भी उत्पादन करता है वो पूंजी की एक एडिशनल यूनिट का क्या करता है, यूज करता है या प्रयोग करता है, करने से जितना लाभ मिलने की संभावना होती है, जिसका जितना उसको प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है, उसी को पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया। वह कोई भी जो आपका निवेश करता है वो अपने या तो बचत में से निवेश करेगा या किसी से उधार लेकर निवेश करेगा। अगर वो बचत में से निवेश करता है तो उसको रिस्क के साथ साथ क्या है, ब्याज का भी त्याग करना पड़ता है। और अगर वो दूसरों से उधार लेकर निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको क्या है, रिस्क के साथ साथ दूसरों को ब्याज की भी क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट करता है या जो इन्वेस्टर है वो तभी निवेश करेगा जब उसको प्राप्त अनुमानित आय ब्याज की दर से क्या होती है, अधिक होती है। तो केंद्र ने इस प्रकार से पीछे भी हमने पढ़ा है भाई, इसी जो ये आपकी प्रोस्पेक्टिव जो यील्ड होती है, अनुमानित आय है, उसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहा है। तो इस प्रकार से जो आपकी जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट जो निवेश की जो प्रेरणा है वो किस पर डिपेंड करती है, वो आपकी निवेश की जो प्रेरणा है वो क्या होती है, पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है और जो ब्याज की दर के दोनों के बीच जो अंतर उस पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो जितना अंतर यह अधिक होगा उतना ही जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत उत्पादकता है वो क्या है, दो तत्वों पर निर्भर करती है, आपकी 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो होती है आपकी अनुमानित आय, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या आती है भाई, किसी भी पूंजीगत वस्तु जैसे मशीन है, कोई भी आपकी जो कैपिटल गुड्स है जैसे मशीन है, कि जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, अनुमानित आय से हमारा अभिप्राय उस कुल आय से है जो मशीन के संपूर्ण जीवन काल में उपलब्ध होती है। यानी कि जो भी आय उसकी जो टोटल जितना भी उसकी लाइफ, जो आपका जितनी उसकी लाइफ होती है, जो संपूर्ण जीवन काल होता है, लाइफ पीरियड होता है, उसी के अंदर जितनी भी जो आय उपलब्ध होती है, अवेलेबल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपकी अनुमानित आय कहते हैं। जो आपके नेट रिटर्न्स का अनुमान हम लगाने के लिए मशीन के वार्षिक उत्पादन में से लागत को घटा दिया जाता है। यानी कि अगर हमने जो मशीन से ये देखना है कि जो शुद्ध प्रतिफल कितने मिले हैं, नेट जो रिटर्न्स कितने मिले, तो उसमें से जो मशीन का जो ईयरली जो प्रोडक्शन है, ईयरली प्रोडक्शन के अंदर से हम अगर कॉस्ट को घटा देंगे तो हमें उसका पता, जो भी उसके नेट जो रिटर्न है वो निकल कर हमारे पास आ जाते हैं। तो किसी मशीन के जीवन काल के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध प्रतिफल को जोड़कर, यानी कि एवरी ईयर जो भी नेट रिटर्न है उसको जोड़कर हम उसकी जो टोटल जो उसकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड है वो ज्ञात की जा सकती है। उसके बाद आती है आपकी सप्लाई प्राइसेस क्या होते हैं। सप्लाई प्राइस क्या होते हैं भाई, पूर्ति कीमत क्या होती है। पूर्ति कीमत से हमारा अभिप्राय है कि किसी भी मशीन की लागत से है, यानी कि पूर्ति कीमत क्या होती है भाई, कोई भी मशीन जब हम खरीदते हैं भाई, उस मशीन को खरीदने के लिए जो हमारी कॉस्ट आती है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ति कीमत कहते हैं। परंतु यह विद्यमान मशीन, जो विद्यमान का मतलब होता है एग्जिटिंग मशीन की लागत न होकर बिल्कुल नई मशीन की लागत है। यानी कि जो पुरानी मशीन होती है उसकी कॉस्ट न होकर हम जो नई मशीन खरीदते हैं, न्यू जो मशीन खरीदते हैं, उसकी क्या होती है, ये एक प्रकार से कॉस्ट होती है। तो इसे मशीन की प्रतिस्थापन लागत या रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई, जो आपकी प्रोस्पेक्टिव जो यील्ड होती है, प्रोस्पेक्टिव जो तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई, जो आपकी MEC है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो अगर हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड से, अनुमानित आय में से अगर सप्लाई प्राइसेस पूर्ति कीमत निकाल देंगे तो हमारे पास क्या जाती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल निकल के आती है। आगे हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो निवेश करने के लिए यदि दूसरों से रुपया, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट, जो आपका इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर दूसरे लोगों से या बैंक से कहीं से भी जो अगर कोई भी पैसा वो क्या करता है, उधार लेता है, तो उसको क्या देना पड़ता है, उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। और इसके विपरीत यदि निवेशकर्ता के पास अपना धन है, यानी कि अपने उसकी खुद की वेल्थ है, परंतु वह धन को सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है जैसे बॉन्ड्स है आदि को परचेज करने में लगाता है, तो
उस धन से उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के फलस्वरूप उसे ब्याज का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको ब्याज का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है इंटरेस्ट का। तो अन्य शब्दों में अगर हम कह सकते हैं तो ब्याज निवेश किए जाने वाले धन की लागत है, यानी कि जो भी ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किए जाने वाली जो जो हमारे पास मनी है उसकी क्या होती है, वो कॉस्ट होती है या लागत होती है। केन्ज के अकॉर्डिंग ब्याज की दर तो मुद्रा की पूर्ति और दूसरी मुद्रा की मांग, यानी कि जो ब्याज की दर होती है, केन्ज कहते हैं कि जो ब्याज की दर होती है वो मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी। तो इसको इन दोनों को केन्ज ने क्या कहा है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहा है, तरलता अधिमान, इस पर निर्भर करती है। तो ब्याज की दर होती है वो सप्लाई ऑफ मनी या डिमांड ऑफ मनी, या फिर जो आपका तरलता अधिमान होता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता है, उस पर क्या करती है, वो डिपेंड करती है। केन्ज के अनुसार किसी निश्चित काल में मुद्रा की पूर्ति तो क्या रहती है, स्थिर रहती है। केन्ज कहते हैं कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो तो क्या रहती है, स्थिर रहती है। ब्याज की दर मुख्यतः तरलता अधिमान पर निर्भर करती है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो केन्ज कहते हैं कि ब्याज वास्तव में तरलता को त्यागने का पुरस्कार है। केन्ज कहते हैं कि जो आपका ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो वास्तव में जो हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस का हमने सेक्रीफाई किया है या त्याग किया है, उसी का वो क्या है, एक प्रकार से रिवार्ड है या पुरस्कार है। तो जितनी ब्याज की दर अधिक होगी उतनी ही तरलता नगद रूप में मुद्रा को अधिक मात्रा में त्यागने के लिए तैयार होंगे, यानी कि जितनी भी ब्याज अधिक, हम देखते हैं जितनी ब्याज की दर अधिक होगी, लोग क्या करेंगे भाई, लोग मुद्रा को त्यागने के लिए ज़्यादा मात्रा में जो है सेक्रीफाई करने के लिए तैयार रहेंगे। और ब्याज की दर कम होने पर लोग मुद्रा को नगद रूप में अपना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा ब्याज पर देंगे, और उसी कंपैरिजन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग क्या करेंगे, अपने पास नगद मुद्रा अपने पास रखना पसंद करेंगे। तो अगर दूसरी ओर देखें तो तरलता अधिमान का भी, जो आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता है, उसका भी ब्याज की दर पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। जितना तरलता अधिमान अधिक होगा उतनी ही ब्याज की दर अधिक होगी, और जितना तरलता अधिमान कम होगा उतनी ही ब्याज की दर क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई, जैसे आपकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो क्या है, निवेश किया जाएगा, और अगर मार्जिनल एफिशिएंसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं किया जाएगा। और अगर मार्जिनल एफिशिएंसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है तो ये अनिश्चित होगा, अनसर्टेन होगा, मैं ये कहना भाई निवेश होगा या ना होगा। तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी हम देख सकते हैं भाई, किस प्रकार से जो आपका डायग्राम है उसके थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं। इसमें हम ओ एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं आपका इन्वेस्टमेंट, ओ वाई एक्सिस पर हम लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। RR जो वक्र है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कर्व है, और जो MEC है ये आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता है। इसमें हम देखते हैं भाई, जब आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। हम देखते हैं जब इन्वेस्टमेंट OL1 के बराबर किया जाता है, तो जब OL1 के बराबर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपका जो आपकी MEC है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या है, ज़्यादा है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपकी यहाँ पर है लेकिन MC आपकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और अगर फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाता है तो OL कर दिया जाता है, तो इस E पॉइंट पर जो आपकी MEC है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते भाई इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर और इन्वेस्टमेंट बढ़ा जाता है, इन्वेस्टमेंट OL1 OL2 कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है लेकिन जो आपकी MEC है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, वो क्या है, कम है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका डायग्राम है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो हमने किया है, जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन किया है, या जो भी इसके डिटर्मिनेंट फैक्टर किए इन्वेस्टमेंट फंक्शन के। उसके बाद हम देखते हैं आगे भाई, जो आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन है या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट, भाई क्या क्या जो आपके फैक्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। कौन कौन से जो आपके फैक्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट को, जो आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन है उसको क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं। ये देखिए, तो जो भी आपके हम देखते हैं भाई, जो आपके बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट जो भी फंक्शन है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट जो फंक्शन है उससे हमारा अभिप्राय उन तथ्यों से है या उन फैक्ट से है जो इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। प्रोफेसर पीटरसन और मैकनल
और नरमन एफ कीजर, इन्होंने बताया कि भाई कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इन्फ्लुएंसिंग करते हैं या अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका टेक्निकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन, तकनीकी विकास और नए आविष्कार। जो आपके प्रोफेसर नरमन एफ कीजर के अकॉर्डिंग तकनीकी जो भी टेक्निकल जो भी चेंज है वो काफ़ी सीमा तक निवेश प्रेरणा को, जो आपकी इंड्यूसमेंट जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको क्या करते हैं वो इफेक्ट करते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं भाई पिछले कुछ वर्षों के अंदर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर लेबर सेविंग और कैपिटल सेविंग, जो मशीनों का जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि जो श्रम बचत और जो पूंजी बचत, जो मशीनों का विकास हो रहा है, उससे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। और शुम्पीटर के अकॉर्डिंग जो आपके नए नए जो इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वो भी आपके इन्वेस्टमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस रोल निभाते हैं। आगे हम आते इसके अंदर देखते हैं डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की खोज। प्राकृतिक संसाधनों जैसे आपका खनिज है, पेट्रोल है, जो भी आपके नए नए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी खोज होने के फलस्वरूप भी क्या है आपके इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज होता है। जो आपके इन्वेस्टर होते हैं वो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके नए नए जो आपके स्रोत होते हैं उनको प्रयोग करने के लिए आपका क्या करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी और जो फिस्कल पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति और जो राजकोषीय नीति गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, उनका भी इन्वेस्टमेंट पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। यदि सरकार के द्वारा हम देखते हैं अगर जो आपकी सस्ती यानी कि सस्ती जो आपकी मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो अपनाई जाती है, या फिर हम क्रेडिट का एक्सटेंशन करती है गवर्नमेंट, तो इससे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसके विपरीत यदि सरकार क्या करती है, महंगी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है और जो आपका क्रेडिट है उसका कॉन्ट्रैक्शन करती है, संकोचन करती है, तो निवेश में क्या होती है, कमी होती है। फिर आगे इसके अंदर आता है एक्सपेक्टेशन। इसके फिर आगे नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका एक्सपेक्टेशन आशंसाएं। जो आपका व्यापारिक जो निवेश होता है वो क्या करता है, जो आपकी प्रोस्पेक्टिव जो बेनिफिट होता है, यानी कि अनुमानित जो लाभ होता है उस पर डिपेंड करता है। अनुमानित लाभ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है। जो आपकी कैपिटल गुड्स होती है वो क्या होती है, टिकाऊ होती है। तो किसी निवेश से लाभ प्राप्ति की आशा, यानी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से जो लाभ प्राप्ति की जो आशा होती है उस पूंजी द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं की भावी बिक्री की आशंसा पर निर्भर करती है। यानी कि वो कोई भी पूंजी है, आपने कैपिटल लगाई है, उसके द्वारा जो भी उत्पन्न की गई जो वस्तु है उसकी हम जो एट प्रेजेंट के अंदर जो बिक्री देखते हैं, सेल देखते हैं, उसकी आशंसा पर वो क्या करती है, एक्सपेक्टेशन पर निर्भर करेगी। यदि वर्तमान में व्यापारिक दशाएं काफ़ी अच्छी है तो व्यापारी वर्ग भविष्य के लिए आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होगा और निवेश अधिक मात्रा में किया जाएगा। और लेकिन इसके अगर अपोजिट साइड देखें तो जो आपके व्यापार के अंदर अगर डिप्रेशन है, मंदी की जो दशाएं हैं वो हैं, तो इसके आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी कि जो सरकारी जो आपका वातावरण है। यदि देश का जो आपका यदि किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वो पीसफुल होगा, शांतिपूर्ण होता है, तो देश में आंतरिक और बाहरी अगर एक्सटर्नल और इंटरनल पीस होगी, शांति होगी, तो इस पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और इससे आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। और इसके विपरीत अगर अपोजिट में हम देखें तो यदि देश के अंदर पीसफुल जो आपका कंडीशन है वो पीसफुल नहीं होगी, जो आपकी कानून व्यवस्था वो ठीक नहीं होगी, जो आपके विदेशी आक्रमणों का अगर भय बना रहता है, तो इसका निवेश पर क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और इससे क्या होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड यदि देश के विदेशी व्यापार के विस्तार की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, विदेशी व्यापार। अगर कोई भी आपका किसी भी गुड्स का अगर विदेशी व्यापार की संभावना बढ़ जाती है तो निवेश पर इसका क्या पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हम कोई भी वस्तु है उसका दूसरे देश के अंदर व्यापार की संभावना अगर बढ़ जाती है तो इसका जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके विपरीत विदेशी व्यापार की मात्रा कम हो जाने के पर निवेश पर क्या पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर जो फॉरेन ट्रेड की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपका इन्वेस्टमेंट पर, और जिससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम लेते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि की दर।
यदि किसी भी कंट्री में अगर आपकी पॉपुलेशन है वो तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो वहाँ पर लोगों के लिए नए घर, जो भी नए हाउसेज हैं, स्कूल्स हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, या जो रोड्स हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं, फर्नीचर्स हैं, जो आपकी कंज्यूमर जो गुड्स हैं, उनको ये सभी वस्तुएं क्या है चाहिए। तो इनको ये सभी वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए आपका जो है इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा मात्रा में किया जा सकता है। तो आपके जो प्रोफेसर कीजर वो कहते हैं कि जो आपकी जनसंख्या अगर इंक्रीज होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो श्रम की पूर्ति भी आपकी क्या होगी, जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो भी क्या आपकी इंक्रीज होगी। और श्रम जो आपकी सप्लाई ऑफ लेबर है वो बढ़ने से जो आपकी निवेशित पूंजी की आय है वो क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आपको जो लेबर है वो सस्ती रेट पर मिलेगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका टेरिटोरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय विस्तार। यदि किसी देश में जनसंख्या के बढ़ने से बड़े क्षेत्रों को आबाद किया जाता है, इनके बड़े बड़े जो शहर होते हैं या बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं उनको आबाद किया जाता है, जहाँ पर मकानों, जो भी यातायात के जो साधन हैं आदि को बनाने के लिए अधिक निजी व सार्वजनिक निवेश की क्या होती है, वहाँ पर आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका प्राइस लेवल। अर्थव्यवस्था में जो आपकी प्रचलित कीमत है, यानी कि जो कीमत चल रही है, कीमत स्तर का भी इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। यदि कीमत स्तर के बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो जो आपके इन्वेस्टर होते हैं उनकी जो लाभ को बढ़ने की क्या होती है, संभावना अधिक होती है, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो अधिक किया जाएगा। और इसके विपरीत अगर कीमत स्तर के कम होने की जो संभावना होगी तो आपका इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एग्रीगेटेड डिमांड। एग्रीगेटेड डिमांड अगर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ रही है, तो जो आपके इन्वेस्टमेंट जो बढ़ने की संभावना क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कंडीशन ऑफ द लेबर मार्केट। श्रम बाजार की स्थिति क्या है। श्रम बाजार की स्थिति का भी जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। यदि श्रम बाजार में योग्य तथा प्रशिक्षित ट्रेंड जो आपके लेबर होगी तो इसका इन्वेस्टमेंट पर क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और एक और इसका इफेक्ट है भाई, जो भी आपके लेबर होती है, लेबर और जो आपके ओनर होते हैं उनके बीच में अगर जो उनके रिलेशन है वो शांतिपूर्ण होंगे, या फिर जो औद्योगिक झगड़े हैं, इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट है, जैसे आपकी हड़ताल है, तालाबंदी आदि कम होते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, अधिक किया जाएगा। तो ये तो थे इसके जो भी आपके इन्वेस्टमेंट फंक्शन को या इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करने वाले क्या क्या आपके फैक्टर हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं जो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्या क्या जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। हम देखते हैं किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी देश के लिए, खासकर जो अंडर डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनके लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो उसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है। दोनों जो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी और जो आपका है सार्वजनिक पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों का इन देशों के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंस रोल होता है। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर महत्व की बात करें तो इसके अंदर देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो जिस प्रकार से आपका जो केन्ज ने कहा कि वो जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो आय, जो भी आपका इनकम होती है और जो आय होती है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है उसके डिटर्मिनेशन के लिए वो क्या होता है, इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। तो पीटरसन के अकॉर्डिंग जो आपकी आय तथा रोजगार के वर्तमान स्तरों को निर्धारित करने के में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंपॉर्टेंस रोल क्या करता है, वो निभाता है, उसका इंपॉर्टेंस रोल है। यानी कि जो आपके आय और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसका जो भी करंट जो स्तर है उसको निर्धारित करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। हम देखते हैं जो आपके डिटर्मिनेंस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अल्पकाल के अंदर हम देखते हैं जो आपका उपभोग वैसी तरह रहने के फलस्वरूप जो आपका कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। और जो आपकी आय तथा रोजगार के निर्धारण पर निवेश व्यय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी कि उपभोग व्यय तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो आपका इनकम है और जो आपका एम्प्लॉयमेंट जो डिटर्मिनेशन है, निर्धारण है, उस पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। निवेश के बढ़ने के फलस्वरूप जो आपका मल्टीप्लायर है, गुणक है, वो क्या होता है, आपका क्रियाशील हो जाता है, और उसके क्रियाशील होने के कारण जो आपकी इन्वेस्टमेंट के कई गुना आपकी इनकम क्या होती है, कई गुना आपकी इनकम में वृद्धि होती है। मंदी और आपकी जो भी बेरोजगारी का समाधान करने के लिए केंज ने निवेश में वृद्धि का सुझाव दिया है। इनके जो भी डिप्रेशन आता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है, उसके सोल्यूशन के लिए केंज ने कहा है क्या है, किसका सुझाव दिया, इन्वेस्टमेंट का सुझाव दिया। इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने से जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, और प्रोडक्शन इंक्रीज होने से जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, जो आपकी इनकम है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं वैलिटल फैक्टर।
वैलेटाइल फैक्टर यानी कि परिवर्तनशील जो तत्व होते हैं। रोजगार जो आपका थ्योरी थी या जो सिद्धांत था, उसमें जो सबसे जो आपका चेंजेबल जो फैक्टर है तत्व वो आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट भविष्य के संबंध में की जाने वाली आशंकाओं पर निर्भर करता है। इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इसके फलस्वरूप आय तथा रोजगार की मात्रा में परिवर्तन उत्पन्न होता है। निवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव के फलस्वरूप ही व्यापारिक चक्र जो ट्रेड साइकिल होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। इन व्यापारिक चक्रों को नियंत्रित करने वाली नीतियों के निर्माण में निवेश में होने वाले परिवर्तनों का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, आर्थिक विकास के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका इंपॉर्टेंस रोल है। हार्वर्ड के अनुसार निवेश का पूर्ति तथा मांग दोनों पर इफेक्ट पड़ता है। सप्लाई और डिमांड दोनों पर जो इफेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट का पड़ता है। निवेश के फलस्वरूप जो आपका कैपिटल फॉर्मुलेशन होता है, पूंजी निर्माण के कारण जो आपकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, और जो आपकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो बढ़ने के कारण जो आपकी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इससे जो आपका क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होता है। जो आपका एग्रीगेटेड जो डिमांड है वो भी एक जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीगेटेड डिमांड का एक महत्वपूर्ण वो क्या है, अंश है या तत्व है। निवेश में वृद्धि होने से जो आपकी पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण समग्र मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। वो जो भी निवेश बढ़ने से जो कैपिटल जो गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और जिससे आपकी जो समग्र मांग है या समग्र जो एग्रीगेटेड जो डिमांड है वो भी क्या होती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है।